नमस्कार। आज हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर नजर डालने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान की पूरी तकदीर ही बदल दी। हाँ, मतलब ये कहानी है कि कैसे यूरोप की कंपनियां वो व्यापार करने आई थी शुरू में। और धीरे धीरे यहीं की सियासत में उलझ गईं और फिर हुक्मरान बन बैठी। बिल्कुल। और इसी दौरान वो जो एक वक्त का इतना बड़ा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था, वो कैसे कमजोर पड़ता गया। हाँ, और हमारे पास जो दस्तावेज हैं, कुछ नक्शे भी हैं उस दौर के, वो इस कहानी को मतलब काफी अच्छे से दिखाते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये इरादे हैं, टकराव हैं। बिल्कुल, जिन्होंने अगले लगभग 200-250 साल तय कर दिए। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें ये जो ताकतें थीं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये क्यों आईं, कैसे आईं भारत, कहाँ उन्होंने अपनी पहली बस्तियां बसाईं। और उनके बीच की जो होड़ थी वो सिर्फ व्यापार तक ही क्यों नहीं रुकी, मतलब लड़ाइयों तक कैसे पहुंची। और कैसे आखिर में अंग्रेज सबसे आगे निकल गए। और साथ ही ये भी कि मुगल सल्तनत क्यों ढलान पर थी, उसकी वजहें क्या थीं। और इसका इन यूरोपीय ताकतों के उभार से क्या लेना देना था, है ना? सही। तो कहाँ से शुरू करें, माहौल कैसा था उस वक्त। देखिए, 15वीं सदी का जो आखिर था, यूरोप में एक नई हलचल थी, वो जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। ज्ञान विज्ञान, नई खोजें। समुद्री यात्राएं खासकर। हाँ, पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश दुनिया के नए रास्ते खोज रहे थे। और भारत मतलब पूरब के मसाले। ओ, मसालों का तो बहुत क्रेज था यूरोप में। जबरदस्त। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं था, ये एक तरह से स्टेटस सिंबल था, दवाइयों में काम आता था। तो इसी दौलत के लिए रास्तों पर कब्जे की होड़ शुरू हुई। तो पहला झंडा किसने गाड़ा। सबसे पहले आए पुर्तगाली 1498 में, वास्को डी गामा। हाँ, वास्को डी गामा का नाम तो सब जानते हैं। एक गुजराती नाविक थे, अब्दुल मजीद। उनकी मदद से वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर समुद्री रास्ते से भारत के मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब यूरोप से भारत का सीधा समुद्री रास्ता खुल गया। बिल्कुल। कालीकट के जो शासक थे, जमोरिन, उन्होंने तो स्वागत भी किया। नक्शों में दिखता है कि उन्होंने शुरुआत पश्चिमी तट से की, कोचीन, कन्नूर। हाँ, लेकिन उनका इरादा सिर्फ व्यापार का नहीं था। अच्छा, क्या था फिर। उनका मकसद था पूरे हिंद महासागर के मसाला व्यापार पर कब्जा करना, अरब और वेनिस के व्यापारियों को हटाना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया। पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 में आए। उन्होंने एक नीति अपनाई, शांत जल नीति। शांत जल नीति मतलब। ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब समुद्र पर कंट्रोल रखो, जमीन पर ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं, समुद्री ताकत बनो। लेकिन फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, उसने ये सोच बदली। हाँ, अल्बुकर्क जो 1509 में गवर्नर बना, वो ज्यादा दूर की सोच रहा था। उसने समझा कि सिर्फ समुद्र से काम नहीं चलेगा, जमीन पर अड्डे चाहिए। और उसने क्या किया। उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। ये बहुत बड़ा कदम था। गोवा, वो तो पुर्तगालियों का गढ़ बन गया फिर। हाँ, 1530 में उन्होंने अपना मुख्यालय कोचिन से गोवा बदल दिया, और गोवा सिर्फ एक बंदरगाह नहीं रहा, वो बना एस्तादो दे इंडिया का केंद्र। एस्तादो दे इंडिया यानी भारत में पुर्तगाली राज्य, एक तरह की मिनी सरकार। बिल्कुल। और अल्बुकर्क ने एक और काम किया, उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। अच्छा, क्यों। ताकि एक स्थायी पुर्तगाली आबादी यहाँ बस सके, वफादार लोग तैयार हों। तो गोवा के अलावा दमन, दीव, बम्बई, ये सब उनके कब्जे में आ गए, पश्चिमी तट पर दबदबा बन गया। हाँ, लेकिन ये दबदबा हमेशा नहीं रहा। उनकी कुछ नीतियां उन्हें ले डूबी। जैसे कि। एक तो धार्मिक कट्टरता, जबरदस्ती धर्म बदलवाना, दूसरे धर्मों के लिए असहिष्णुता। इससे लोग बहुत नाराज हुए। और प्रशासन भी शायद ठीक नहीं था। हाँ, भ्रष्टाचार भी बहुत था। और फिर नए खिलाड़ी आ गए मैदान में, डच और अंग्रेज। बिल्कुल। 1612 में सूरत के पास स्वाली में अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। हाँ, वो नौसैनिक लड़ाई थी। और 1661 में तो बॉम्बे दहेज में ही चला गया इंग्लैंड के राजा को। पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हुई थी। तो मतलब उनकी ताकत से मटने लगी। हाँ, धीरे धीरे वो गोवा, दमन और दीव तक ही सीमित रह गए। उनके बाद जो खालीपन आया उसे भरने दूसरे लोग तैयार थे। तो पुर्तगालियों का दौर ढलने लगा और इस जगह को भरने आए डच, नीदरलैंड्स वाले। हाँ जी, डच लोग 16वीं सदी के आखिर में ही पूरब की तरफ निकल पड़े थे। फिर 1602 में उनकी कई सारी छोटी छोटी कंपनियों ने मिलकर एक बड़ी कंपनी बनाई, VOC, वेरेनिक डे ओस्टिंडिशे कंपनी। हाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी बहुत ताकतवर थी। कैसे। इसे डच सरकार से सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि युद्ध करने, संधियां करने, किले बनाने, यहां तक कि इलाके जीतने का भी अधिकार मिला था। मतलब वो अपने आप में एक सरकार जैसी थी। बाप रे, ये तो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, ये तो मतलब पूरी तैयारी से आए थे। इनका ध्यान कहाँ था ज्यादा, भारत में। उनका जो मुख्य फोकस था वो था इंडोनेशिया, मसाले के द्वीप, स्पाइस आइलैंड्स। अच्छा,
भारत नहीं? भारत अहम था, पर ज्यादातर यहाँ के कपड़ों के लिए। वो यहाँ से कपड़ा खरीदते थे और उसे इंडोनेशिया में मसालों के बदले बेचते थे। अच्छा, ये सिस्टम था। तो भारत में उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ खुले? 1605 में मसूलीपट्टनम में, आंध्र तट पर। और उसके बाद? फिर पोलिकट, तमिलनाडु में, जो कुछ समय उनका मुख्यालय भी रहा। सूरत में 1616 में, बंगाल में चिनसुरा 1653 में, कासिम बाजार, पटना, कई जगह फैले। लेकिन यहाँ भी उन्हें अंग्रेजों से टक्कर लेनी पड़ी होगी। बिल्कुल, खासकर इंडोनेशिया में तो बहुत खूनी झगड़े हुए। भारत में भी मुकाबला चलता रहा। कौन सी लड़ाई अहम थी भारत में? 1759 में बंगाल में बेदारा की लड़ाई हुई। हुगली के पास बेदारा की लड़ाई, इसमें क्या हुआ? इसमें अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हराया। निर्णायक हार थी वो। उसके बाद भारत में डचों का राजनीतिक सपना खत्म हो गया। तो वो सिमट गए इंडोनेशिया में। हाँ, उनका ध्यान पूरी तरह वहीं चला गया। और अब भारत के मैदान में एक और बड़ी ताकत उभरने लगी थी, अंग्रेज, जिन्होंने सबसे लंबा और गहरा असर छोड़ा। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों की नजर भी पूरब पर थी। कब से? 1588 में जब उन्होंने स्पेन के मशहूर जहाजी बेड़े आर्माडा को हराया तो उनका हौसला बहुत बढ़ गया। फिर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने सोचा कि एक कंपनी बनाई जाए पूरब से व्यापार के लिए। और फिर 31 दिसंबर 1600, नया साल शुरू होने से ठीक पहले। हाँ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को चार्टर दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार, शुरू में 15 साल के लिए। लेकिन उनके लिए भी शुरुआत आसान नहीं थी। पुर्तगाली जमे हुए थे। बिल्कुल। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में। हाँ, सुना है वो तुर्की बोलना जानता था। हाँ, और जहांगीर उससे खुश भी हुआ, उसे 400 का मनसब भी दिया। लेकिन फैक्ट्री खोलने की पक्की इजाजत नहीं मिली। नहीं, पुर्तगालियों का दरबार में बहुत असर था। उन्होंने रोड़े अटकाए। तो पहली कामयाबी कैसे मिली फिर? 1612 में सूरत के पास स्वाली नाम की जगह पर कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हरा दिया। अच्छा, नौसैनिक जीत। हाँ, और इस जीत ने मुगलों को इम्प्रेस किया। उन्हें लगा कि अंग्रेज समुद्री लड़ाई में पुर्तगालियों से कम नहीं हैं। तो जहांगीर मान गए। फौरन 1613 में जहांगीर ने सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने का फरमान दे दिया। ये पश्चिम भारत में उनका पहला मजबूत अड्डा बना। और फिर 1615 में सर थॉमस रो आए। हाँ, वो तो राजदूत बनकर आए थे। हाँ, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत। वो 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहे। उन्होंने क्या हासिल किया? वो काफी सफल रहे। उन्होंने बादशाह से दोस्ती गांठ ली और कंपनी के लिए पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने की कई रियायतें हासिल की। यहाँ से कंपनी का फैलाव तेज हुआ होगा। बहुत तेजी से। दक्षिण में देखो तो मसूलीपट्टनम के बाद 1639 में उन्होंने मद्रास पट्टे पर लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। बहुत मशहूर किला है। पूरब में भी गए? हाँ, पूरब में हरिहरपुर, बालासोर उड़ीसा में 1633 में, फिर बंगाल में हुगली में 1651 में। और बंबई का क्या हुआ? वो तो पुर्तगालियों से दहेज में मिला था। हाँ, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई, तो बंबई दहेज में मिला। फिर 1668 में राजा ने ये द्वीप कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया। सिर्फ 10 पाउंड? ये तो बहुत बड़ा सौदा था कंपनी के लिए। हाँ, और जल्द ही सूरत की जगह बंबई उनका पश्चिमी भारत का मुख्यालय बन गया। और कलकत्ता वो कैसे बना? पूरब में जॉब चारनॉक नाम के कंपनी अधिकारी ने 1690 के आसपास सुतानोटी, कालीकता और गोविंदपुर नाम के 3 गांव खरीदे या पट्टे पर लिए। इन्हीं को मिलाकर कलकत्ता शहर बसा, जहां बाद में फोर्ट विलियम बना। बिल्कुल। तो अब देखो, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स ब्रिटिश भारत के 3 बड़े स्तंभ बन गए। लेकिन एक और चीज थी जिसने कंपनी को बहुत ताकत दी, 1717 का वो फरमान। हाँ, फर्रुखसियर का फरमान। क्या कहानी थी उसकी? उसे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? कहानी दिलचस्प है। जॉन सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेज दल मुगल बादशाह फर्रुखसियर के पास गया था। उसी दल में एक सर्जन थे, विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर। हाँ, उन्होंने बादशाह की कोई दर्दनाक बीमारी ठीक कर दी। बादशाह बहुत खुश हुए। और इनाम में क्या दिया? इनाम में 1717 में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके तहत कंपनी को बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना देने थे और उसके बदले उन्हें बिना कोई और चुंगी या टैक्स दिए व्यापार करने की पूरी छूट मिल गई। पूरे बंगाल में? हाँ, सिर्फ 3000 रुपए में। हाँ, और इतना ही नहीं, सूरत में भी उनके सारे टैक्स माफ कर दिए गए और बंबई में कंपनी की टकसाल में बने सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की इजाजत दे दी गई। ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात थी।
इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा इसीलिए कहते हैं। इसने बंगाल का दरवाजा और वहां की दौलत कंपनी के लिए पूरी तरह खोल दी। इसी पैसे से उन्होंने बाद में अपनी सेना बढ़ाई और लड़ाइयां लड़ी। कमाल है। अच्छा, इन बड़ी ताकतों के अलावा एक डेनमार्क का भी नाम आता है, डेनिश लोग। हाँ, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, 1616 में बनी थी। उन्होंने कहाँ बस्तियां बसाईं? उनकी मुख्य बस्तियां थी तमिलनाडु में ट्रैंकबार 1620 में और बंगाल में सिरामपुर 1676 में। नक्शे में ये दिखती हैं छोटी सी जगह, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाए। नहीं, वो कभी बड़ी ताकत नहीं बन पाए। उनका काम ज्यादातर व्यापार और कुछ ईसाई मिशनरी गतिविधियों तक ही रहा। फिर 1845 में उन्होंने अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी और चले गए। तो उनका रोल बहुत छोटा था। अब मैदान में दो मुख्य खिलाड़ी बचे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। बिल्कुल, फ्रांसीसी ऑर्गेनाइज तरीके से सबसे आखिर में आए। उनकी कंपनी कब बनी? उनकी सरकारी कंपनी थी कंपनी देज आंदे ओरिएंटेलिस। ये 1664 में बनी थी और इसे फ्रांस के राजा लुई 14वें के मशहूर मंत्री कॉल्बर्ट ने बनवाया था। मतलब सरकारी पैसा लगा था इसमें। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी नहीं थी पूरी तरह? नहीं, इस पर सरकार का कंट्रोल ज्यादा था। पहली फैक्ट्री इन्होंने भी सूरत में ही खोली 1668 में, फ्रांसवा केरोन ने। और फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में। लेकिन उनका जो असली गढ़ बना वो था पौंडीचेरी। पांडिचेरी, उसे किसने बसाया? 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने। उन्होंने पौंडीचेरी को एक बहुत अहम और खूबसूरत शहर बना दिया। बंगाल में चंद्रनगर भी उनकी एक मजबूत बस्ती थी। तो अब 18वीं सदी आ गई और भारत में दो बड़ी यूरोपीय ताकतें आमने सामने थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, और अब लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं रही। अब ये लड़ाई थी भारत में वर्चस्व की, कौन राज करेगा। और इसी लड़ाई को हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, कर्नाटक युद्ध ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयां दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में या उसके आसपास लड़ी गईं। ये युद्ध क्यों हुए? क्या सिर्फ व्यापार के लिए? नहीं, इसके पीछे यूरोप की राजनीति भी थी। ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में दुश्मन थे, तो उनकी दुश्मनी भारत में भी नजर आई। मतलब यूरोप में लड़ाई शुरू होती तो यहाँ भी लड़ने लगते? हाँ, अक्सर ऐसे ही होता था। और दूसरा कारण था यहाँ की रियासतों के अंदरूनी झगड़े। जैसे किसी नवाब या राजा की मौत हो गई तो गद्दी के लिए कई दावेदार खड़े हो जाते थे। अंग्रेज एक का साथ देते, फ्रांसीसी दूसरे का। अच्छा, तो ये भारतीय शासकों के झगड़ों में कूद पड़ते थे। हाँ, और जिसका आदमी जीतता उससे इनाम में पैसा, इलाके, व्यापार में छूट सब वसूलते थे। ये एक तरह की प्रॉक्सी वॉर थी। तो कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए? मुख्य रूप से 3 माने जाते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48 तक। ये क्यों हुआ? ये यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा था, उसी का असर यहाँ पड़ा। इसमें कौन जीता? इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले काफी होशियार निकला। उसने अंग्रेजों से मद्रास छीन लिया। हालांकि बाद में यूरोप में संधि हुई, एक्सला-शापल की संधि, तो मद्रास वापस करना पड़ा। तो पहला राउंड एक तरह से बराबर रहा। फिर दूसरा युद्ध 1749 से 54 की वजह भारतीय थी। हैदराबाद और कर्नाटक, जिसकी राजधानी आरकॉट थी, दोनों जगह गद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो गया। और फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। हाँ, बिल्कुल। फ्रांसीसियों का पड़ला शुरू में भारी था, लेकिन फिर एक अंग्रेज क्लर्क जो बाद में बड़ा हीरो बना, रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, क्लाइव का नाम तो बहुत सुना है। क्लाइव ने एक बड़ा डेयरिंग काम किया। जब फ्रांसीसी सेना और उनके सहयोगी कर्नाटक के नवाब को त्रिचिनापल्ली में घेरे हुए थे, क्लाइव ने सिर्फ थोड़े से सैनिकों के साथ कर्नाटक की राजधानी आरकॉट पर हमला कर दिया। अरे, और कब्जा कर लिया। आधा उलझ रहा है। उसकी जगह घोड़ेऊ आया, जिसने अंग्रेजों से संधि कर ली। तो दूसरा युद्ध भी एक तरह से बेनतीजा रहा। हाँ, लेकिन अंग्रेजों का पड़ला थोड़ा भारी हो गया था। और फिर आया तीसरा और निर्णायक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756-63। ये भी यूरोप से जुड़ा था। हाँ, ये यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध 7 Years वॉर का हिस्सा था। इस बार लड़ाई बड़े पैमाने पर हुई। इसमें सबसे अहम लड़ाई कौन सी थी? 1760 में वांडी वॉश की लड़ाई। तमिलनाडु में है ये जगह। वांडी वॉश 1760। क्या हुआ इसमें? इसमें अंग्रेज जनरल थे सर आयरकूट और फ्रांसीसी कमांडर थे काउंट डी लाली। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। निर्णायक हार थी ये। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर भी कब्जा कर लिया। फिर 1763 में जब यूरोप में पेरिस की संधि हुई तो युद्ध खत्म हुआ।
फ्रांसीसियों को उनकी बस्तियां वापस मिली, मिली। पौंडीचेरी वगैरह। हाँ, वापस तो मिल गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या शर्तें थीं? शर्त ये थी कि अब फ्रांसीसी अपनी बस्तियों की किलेबंदी नहीं कर सकते और ना ही वहां सेना रख सकते हैं। ओहो, मतलब अब वो राजनीतिक या सैनिक ताकत नहीं बन सकते थे। बिल्कुल नहीं। अब वो सिर्फ व्यापारी बनकर रह सकते थे। इस हार ने भारत में फ्रांसीसी सपने का अंत कर दिया। और अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ हो गया। हाँ, अब भारत में उन्हें चुनौती देने वाली कोई दूसरी यूरोपीय ताकत नहीं बची थी। ये सब जब हो रहा था, तब दिल्ली में क्या चल रहा था? मुगल बादशाह क्या कर रहे थे? दिल्ली में मुगल सल्तनत उस वक्त खुद ही बहुत कमजोर हो रही थी। क्या इन दोनों बातों का मतलब अंग्रेजों के उभार और मुगलों के पतन का कोई सीधा रिश्ता था? बहुत गहरा रिश्ता था। देखिए, 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई, वो एक बड़ा मोड़ था। हाँ, औरंगजेब आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह माना जाता है। उसके बाद जो बादशाह आए, वो ज्यादातर कमजोर थे, अयोग्य थे, आपस में ही लड़ते रहते थे गद्दी के लिए। जैसा कि कुछ दस्तावेज बताते हैं, औरंगजेब के समय से ही शाही खजाना खाली होने लगा था। लड़ाइयों पर और शानो शौकत पर बहुत खर्च होता था। हाँ बिल्कुल, उसकी दक्कन की लंबी लड़ाइयों ने भी खजाना खाली कर दिया था। और कुछ इसकी नीतियां, जैसे जजिया कर दोबारा लगाना, उसने भी गैर मुस्लिम आबादी को नाराज किया। विद्रोह भी हुए। औरंगजेब के बाद तो दरबार में ही गुट बन गए। ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी वो आपस में लड़ते थे। हाँ, और बादशाह उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे। नतीजा ये हुआ कि जो सूबेदार थे, गवर्नर थे, जैसे बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में, वो एक तरह से आजाद हो गए। हाँ, नाम के लिए वो बादशाह को मानते थे, पर असल में वो अपने सूबे के मालिक बन बैठे। टैक्स दिल्ली भेजना कम कर दिया। और इसी बीच मराठों की ताकत बहुत बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा। वो दिल्ली तक धावे मारने लगे थे। उन्होंने मुगलों के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया या चौद वसूलने लगे। और फिर वो बाहरी हमले, नादिर शाह का हमला 1739 में। उसने तो दिल्ली को लूटकर मुगल सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस भी ले गया। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमले। हाँ, उसने भी कई बार हमले किए। पानीपत की तीसरी लड़ाई उसी से हुई थी। तो साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका था। तो इस बिखराव का, इस कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। बिल्कुल। उन्हें एक ऐसा टूटा फूटा राजनीतिक नजारा मिला जहां कोई एक मजबूत ताकत नहीं थी जो उन्हें रोक सके। तो वो क्या करते थे? वो इन आपस में लड़ते हुए भारतीय राजाओं, नवाबों का फायदा उठाते थे। कभी एक का साथ देते, कभी दूसरे का, कभी उनसे संधि करते, कभी लड़ाई करते, और धीरे धीरे अपना इलाका और अपना असर बढ़ाते चले गए। तो ये कहना सही होगा कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर ही ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। काफी हद तक ये बात सही है। मुगलों के पतन से जो एक राजनीतिक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा हुआ, उसे भरने के लिए अंग्रेज सबसे तैयार और सबसे महत्वाकांक्षी ताकत थे उस वक्त। और आखिर में 1857 का गदर हुआ और उसके बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का राज खत्म करके भारत को सीधे अपने क्राउन के अधीन कर लिया। और जो आखिरी मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उन्हें रंगून भेज दिया गया। तो ये थी कहानी। लगभग 250 साल का सफर। हाँ, पुर्तगाली आए, फिर डच, अंग्रेज, थोड़े समय के लिए डेनिश और फिर फ्रांसीसी। शुरुआत हुई व्यापार से, मसालों से, कपड़ों से। लेकिन जल्दी ही ये होड़ राजनीतिक बन गई, फौजी बन गई। और इस होड़ में अंग्रेज और फ्रांसीसी मुख्य प्रतिद्वंदी बने, जिनके बीच कर्नाटक की युद्ध हुए। और उन युद्धों ने तय कर दिया कि भारत में अंग्रेजी सबसे ताकतवर यूरोपीय शक्ति होंगे। और ये सब इसलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि उसी वक्त भारत की केंद्रीय शक्ति मुगल साम्राज्य बिखर रहा था। हाँ, अंदरूनी कमजोरियां थीं, बाहरी हमले थे, और जो क्षेत्रीय ताकतें थीं, वो सिर उठा रही थीं। यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। अगर मान लीजिए 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य इतना कमजोर न पड़ा होता, या कोई और भारतीय ताकत जैसे मराठे उस खालीपन को ज्यादा मजबूती से भर पाते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ अलग होता? क्या अंग्रेजों का एक व्यापारिक कंपनी से एक साम्राज्यवादी ताकत बन जाना, क्या ये होना ही था, या ये सिर्फ उस वक्त के हालात का नतीजा था? ये इतिहास के वो बड़े सवाल हैं जिनका कोई एक सीधा जवाब नहीं होता। क्या होता अगर वाली बातें। हाँ, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें या बड़े बदलाव इतिहास की धारा को मोड़ देते हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये सफर, ये कहानी सुनने वालों को पसंद आई होगी और उन्हें कुछ नया जानने को मिला होगा। जी, नमस्कार। नमस्कार।
पुण्य